नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेके बहुत सारे जो तथ्य हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने निकल के आ रही हैं। लेकिन फिलहाल हम शुरुआत करेंगे इस देश की सद्भावना से, इस देश की भावना से। हमारे देश ने करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर करके, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन करते हुए जब पाकिस्तान ने वायलेंस किया, उस दौरान हमारे कई जवान जो है वो शहीद हुए। हम उन्हें नमन करते हैं अपने बिहार बिग डिबेट के माध्यम से, अपने लाइव सीरीज की ओर से उन सभी शहीद जवानों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे, उनके परिवार को बुद्धि दे, क्योंकि उनके परिवार को इस वक्त बुद्धि से काम लेना होगा। उनके ही घर के व्यक्ति ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। हमारे साथ प्रमोद सिन्हा जी हैं, सुनील शशांक जी हैं। देश पर जब आपदा की स्थिति आई, सभी एक साथ हो गए, पक्ष हो विपक्ष हो। वो समय राजनीति का नहीं था, वो समय देश के साथ रहने का था, अपने जवानों का साथ देना था, जो सरकार थी, जो फैसला ले रही थी, उसका साथ देना था, और यही हुआ भी। बिल्कुल आलोक जी, आपने सही कहा। पूरा देश एकजुट है और जो घटना घटी, जो आतंकवादी जो घटना घटी, उसके बाद पूरा विपक्ष और पूरा देश, तमाम देशवासी सरकार के साथ पूर्ण रूप से खड़े रहे और उन्होंने सरकार से कहा था कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। और आपने देखा, हमें अपने भारतीय सेना पर गर्व है। हमारी सेना ने आतंकवादियों को, उसके ठिकानों को और आतंकवादियों को जो पनाह देते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। हमें अपने भारतीय सेना पर पूर्ण रूप से गर्व है। उन्होंने अदम्य साहस, वीरता और शौर्य का परिचय देते हुए तमाम देशवासियों को के सर को ऊंचा करने का काम किया है। पाकिस्तान को घर में घुस के जवाब भी दिया है। बिल्कुल ये जरूरी बिल्कुल, भी था। पाकिस्तान के घर में घुस करके जवाब देने का काम किया है। और रहा सवाल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने कहा है कि हमें संसद का विशेष सत्र बुला करके हम अपने सेना को धन्यवाद दें। जो सर्वोच्च पटल है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर से और एक मैसेज उन तक भी पहुंचाने की जरूरत है जो सरपंच बने फिरते हैं और वो कहते हैं कि हमने जो है मध्यस्थता कराया है। तो वैसे लोगों को एक मैसेज देने की भी जरूरत है। इसलिए हमारे नेता ने कहा है कि एक जो है विशेष सत्र बुला करके और हम अपने हमारी जो भारतीय सेना है उसको धन्यवाद देने का काम करें। धन्यवाद दें सेना को, तुम धन्यवाद देते ही हैं। प्रधानमंत्री ने भी कल देश के नाम संबोधन किया है। आपने बातें सुनी है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता है। और कैसे करें, न्यूक्लियर के मामले में हम कहें तो कह देंगे कि बॉम्ब फोड़ देंगे या तबाह कर देंगे। इसके नाम पर आपको न्यूक्लियर अटैक के मामले में आपको डरा नहीं सकते हैं, ये भी बात सही है। और अब अगर हमला हुआ तो इसे युद्ध माना जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने जो अदम्य पराक्रम दिखाया और घर में घुस करके आतंकियों के 9 ठिकानों को सबसे पहले नष्ट करने का काम किया, उसमें एक बात स्पष्ट होती है कि हम उस वैश्विक प्रतिबद्धता को कहीं ना कहीं पुनः दोहराते हैं कि आतंकवाद के साथ कभी भी समझौता नहीं किया जाएगा। और जो आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं वैसे लोगों के भी घर में घुस करके मारने का काम भारतीय सेना करेगी। फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे हमने जो टारगेट बनाया था, फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे हमने उस टारगेट को पूरा कर लिया। ये कहना हमारी सेना का है। सेकंड डे आपने देखा कि सबसे पहले पाकिस्तान के 9 शहरों पे भारत की सेना ने अटैक किया और भारत की सेना के माध्यम से हमारी मिसाइलों ने, हमारे ड्रोन्स ने वहां पे जो HQ-9 करके जो उनकी जो डिफेंस प्रणाली है उस प्रणाली को नष्ट करने का रावलपिंडी में, निश्चित रूप से, न केवल रावलपिंडी में, विभिन्न स्थानों पे 9 शहरों में। इसके अलावा शुरू में तो पाकिस्तान कहता था कि हमें कोई क्षति नहीं हुआ है, कोई इसी बात में प्रोपोगेंडा फैलाने में तो पाकिस्तान नंबर 1 है। मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं डाटा देना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान ने तुर्की के बने हुए ड्रोन्स और चाइनीज ड्रोन्स के माध्यम से लगातार अटैक करने का काम किया, लगभग 1000 से ज्यादा ड्रोन्स उसने सीमा पर भेजने का काम किया। उन सभी ड्रोन्स को 100% एक्यूरेसी के साथ, मैं फिर से कहूंगा कि इजराइल जो कि डिफेंस में और ड्रोन्स को रोकने में नंबर 1 जिसका पोजीशन रहा है, उससे भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हमारी सेना ने
उनके ड्रोन्स को नष्ट करने का काम किया। और उसके बाद जब रिटेलिएट हमने किया तो पाकिस्तान के 4 एयरबेस उड़ा दिए, और जिसकी संख्या लगभग 6 के करीब में है, लेकिन मैं 4 ही कहूंगा क्योंकि जो 4 एयरबेस थे उन्हीं के आसपास में पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र थे। एयरबॉर्न मिसाइल के माध्यम से, ब्रह्मोस के माध्यम से हमने उनके एयरबेस उड़ाए, और जिसमें आपको पता होगा कि नूर खान एयरबेस, जो कि न्यूक्लियर पोर्ट के रूप में जाना जाता है, जकूबाबाद का एयरबेस, सरगुजा का एयरबेस, जहां सुरंगों में पाकिस्तान ने परमाणु बम जो है वो छुपा के रखा था। और सबसे पहले आपने देखा कि किसी खास जगह पे भूकंप तभी आता है जब कहीं ना कहीं न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, और जो जमीन के अंदर उन लोगों ने परमाणु बम रखा था, कहीं ना कहीं सबने देखा है कि ठीक उसी जगह पर रिक्टर पैमाने पर 4.7 का, फिर अगली बार 5.2 रिक्टर पैमाने पे स्केल पे देखा गया कि भूकंप जो है वहां आते हैं। और इसके अलावा जब भारतीय सेना ने वहां अटैक करने का काम किया तो उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारतीय डीजीएमओ के पास फोन आया, और उसके बाद युद्ध विराम की स्थिति, जो परमाणु युद्ध की आगे तरफ हम लोग चीजें जा पीओके रही लेने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों नहीं सोचते कि पीओके ले लिया जाए? देखिए, हमारी सेना ने पीओके लेने की दिशा में भी हमारा काम चल रहा है सेना की तरफ से, और डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं अब पूरी तरीके से जो है वो बंद हो चुके हैं। हम डिप्लोमेटिक चीजों पे नहीं जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि बात होगी तो पीओके पर होगी, और पाकिस्तान को पीओके वापस करना होगा, नहीं तो घर में घुस कर मारने का काम जो है, जो काम पिटाई जारी है। और इसके अलावा जब पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा वार के विषय में आप बोल रहे थे, वो लोग प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि आसमानी बिजली गिरी है। कभी जब हमारा अटैक होता था तो वो कहते थे कि आसमानी बिजली गिर गई है, बारिश के कारण समस्या आ गई है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब तक पाकिस्तान वो कुत्ते की वो पूंछ है, टेढ़ी वाली पूंछ, जिसमें कितने वर्ष भी पाइप लगा के छोड़ दिया जाए तो सीधा नहीं होगा। और जब तक जनरल मुनीर को, जब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लहंगा पहना के नहीं नचाएंगे, तब तक वो अपने आप को अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करेंगे। तो जिसके बेइज्जती का स्टैंडर्ड भी हाई हो, वैसे लोगों के विषय में क्या बात करना। वेस्टर्न मीडिया के जो, चाहे बीबीसी की बात कर ले या फिर वेस्टर्न मीडिया में द गार्जियन वगैरह जो बड़े चैनल्स हैं, अखबार हैं, उनके माध्यम से भी जब आप चीजों को देखेंगे तो मिस्र से एक विमान उड़ता है, 1 मिनट लूंगा सर, मिस्र से एक विमान उड़ता है, अमेरिका से एक विमान उड़ता है, यूरोप से एक विमान उड़ता है, और ये तीनों विमान पाकिस्तान की सीमा में पहुंचते हैं और न्यूक्लियर जो रेडिएशन है उसको मापने के लिए पहुंचते हैं। क्योंकि नेपाल के एक बड़े पोर्टल पे ये लिखा जाता है अखबार में कि द बुद्धा इज स्माइलिंग अगेन। इट मीन्स कि हमने न्यूक्लियर ठिकानों को उड़ाया और काफी हद तक उनके न्यूक्लियर ठिकानों को नुकसान पहुंचाने। लेकिन इसमें आप मानेंगे ना कि आपका इसमें विपक्ष ने भी काफी साथ दिया, सभी विपक्ष ने सबने साथ तो सबको देना ही चाहिए ना। भारत ने दिया कि नहीं दिया? मैं वही बोल रहा हूँ ना, साथ तो सबको देना चाहिए। तो जो जननी है, जो भारत माँ है, वो हम सभी की माँ है, और इन सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं सबको एकत्रित होकर सामने आना चाहिए। कुछ लोगों ने प्रश्न भी खड़ा किया था, और वैसे लोगों का नाम भी मैं ले सकता हूँ कि जो कहते थे कि युद्ध ही नहीं होना चाहिए। लेकिन उन चीजों से बाहर निकलते हुए अगर जिसने भी साथ दिया है, भारत की एकता की बात की है, तो निश्चित रूप से ये सही। चलिए, देश की बात हुई, देश के साथ हम सब खड़े हैं। जरा बिहार चुनाव पाते हैं, थोड़ा समय ही है। संजय झा, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसकी बदौलत हम चुनाव में जाएंगे। जहाँ तक बात स्वास्थ्य की, जो अपने तरफ प्रतिपक्ष तेजस्वी कहते हैं, आज इंटरव्यू में आपने सुना ही, तो उन्होंने कहा कि जो लोग खटारा गाड़ी कर रहे हैं, नीतीश कुमार मर्सिडीज हैं। समझ लें। देखिए आलोक जी, संजय झा जी का जो बयान है कि जो लोग खटारा कह रहे हैं वो मर्सिडीज कार है, तो खटारा कार किस प्रकार से है वो तो पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है ना। ऐसे ही कोई उनको खटारा कार तो बोल नहीं रहा है। और क्यों बोल रहा है कि जब 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की गद्दी पर हैं, और आज बिहार जो है, चाहे आप नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, बिहार चाहे साक्षरता दर में देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय में देख लीजिए, प्रति व्यक्ति निवेश में देख लीजिए, किसानों की प्रति व्यक्ति आय में देख लीजिए, अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। चाहे आप शिक्षा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, या गरीबी उन्मूलन की बात कर लीजिए, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है ना। चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, गरीबी हो, भुखमरी हो,
ये चरम सीमा पर है। और आप देखिए ना कि बिहार की हकमारी किस प्रकार से हो रही है। आप 85 जो है केंद्रीय विद्यालय दूसरे राज्यों को मिलते हैं, 28 नवोदय विद्यालय दूसरे राज्यों को मिलते हैं। देश की 10% आबादी जो है वो बिहार में निवास करती है। बिहार के युवा पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजी रोटी की तलाश में, और बिहार के युवाओं को उनका हक नहीं मिलता है। बिहार के युवाओं का बिहार के साथ जो है हकमारी की जाती है। आप देखिए कि जब जो है मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात है, बिहार में चनपटिया में जगह भी चयनित कर दिया गया था, उसके बावजूद बिहार को मेगा टेक्सटाइल पार्क नहीं मिलता है, जबकि बिहार के ही मंत्री हैं जो केंद्र में मंत्री हैं उस विभाग के, और बिहार को मेगा टेक्सटाइल पार्क नहीं मिलता है। आप देखिए ना कि जो बिहार में पहले से था मक्का अनुसंधान केंद्र, उसको भी ट्रांसफर करके दूसरे जगह शिफ्ट कराने की का व्यवस्था किया जा रहा था। तो बिहार की हकमारी लगातार हो रही है। बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। इसके जिम्मेवार अगर कोई व्यक्ति है तो वो कौन है? जो 20 वर्षों से शासन में है, वो तो करेंगे 20 वर्षों से सत्ता में है। पैसा दे रही है, इतनी सड़कें बन रही है, इतना बेहतर आप बताइए ना कि अगर आखिर अगर पैसा देखिए, यही महागठबंधन की सरकार जो है, अगर 1.25 साल पहले जब हम लोगों की थी तो यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते थे कि केंद्र के सरकार से हमको कोई मदद नहीं मिल रहा है। ये तो पब्लिक डोमेन में है ना। तो आपके ये पब्लिक डोमेन में है ना। बार बार ये कहते तो थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लेंगे, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। अरे एक पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिला पाया ये केंद्र सरकार से। आप कहते हैं कि बहुत कुछ मिल रहा है। आखिर एक सेकंड आलोक जी, आखिर जो बिहार के साथ इस प्रकार की जो हकमारी की जा रही है उसका जवाबदेह कौन है? बिहार में जो जातीय सर्वे हुआ, 64% आबादी, राज्य की 2/3 आबादी जो है वो 10,000 रुपया से कम पर मासिक आय पर गुजर बसर करने पे बाध्य है। 94 लाख परिवार यानी कि 34% आबादी जो है 6,000 रुपया से कम पर है। ये भयावहता बतलाता है कि इन्होंने 10-20 वर्षों में क्या किया है। इस 20 वर्षों में ये कहते हैं मैंने विकास किया है। जो मौलिक सुविधाएं भी होनी चाहिए बिहार की जनता को, वो मौलिक सुविधाओं से भी उसको वंचित करने का सुविधा तो बिजली है, बिजली तो आ रही है। आप देखिए ना, नहीं देख लीजिए, 65% जो महिलाएं हैं वो एनीमिया के शिकार हैं। उनमें सुन लीजिए बात को, मैं वही कह रहा हूँ। जो जब को महिलाएं कुपोषण की शिकार है, उनमें खून की कमी है, और जो बच्चे हो रहे हैं वो उनमें बौनापन का शिकार वो हो जा रहे हैं। तो ये आप किस प्रकार से, जब एक संतुलित आहार भी बिहार का व्यक्ति खा नहीं पाता है, एक परिवार की मासिक आमदनी जब 6,000 रुपया से कम है, आप समझ लीजिए कि अगर 5 सदस्य भी हैं तो एक सदस्य की कितनी आमदनी हुई। ठीक है, ये समझने वाली बात। लालू जी एक समय में कहते भी थे कि हमारे राज्य में बच्चे आते थे स्लेट लेकर, नीतीश के राज्य में बच्चे आते हैं प्लेट लेकर, बात लालू जी कहते थे। लेकिन आप भी जैसे उन्होंने आरोप लगाया है तेजस्वी यादव को लेकर, संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार खटारा गाड़ी नहीं है, मर्सिडीज कार है। बिहार को कितना बेहतर बनाया। एक पटना यूनिवर्सिटी को तो आप लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया नहीं, कितना बेहतर बना है जरा बताइए। देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नीतीश कुमार जी की सरकार ज्यादा प्रतिबद्ध है अपेक्षाकृत उन लोगों के जो कहीं न कहीं बरसाती मेढक की तरह टरटराने का काम करते हैं चुनावी बारिश में। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव की बात ये लोग करते हैं तो जो व्यक्ति खुद ही शिक्षित नहीं है, और दो मुख्यमंत्री नहीं ये बतला देना कि प्रधानमंत्री जी वही बात, अब ये बोलने नहीं देंगे। वही बात जब आप उनकी शिक्षा पर अभी आप कीजिए, हमने अभी आप नीतीश कुमार का एक सेकंड आप विषय पे बात करिए ना। जब आप व्यक्तिगत आक्षेप लगाइएगा तो प्रत्युत्तर तो हम देंगे। अभी आपने व्यक्तिगत आरोप लगाया, नीतीश कुमार खटारा कहा, मैं विषय पर ही बात कर रहा हूं। कहा ना, नीतीश कुमार खटारा है, इसको मैंने कहा ना, चोर कौन है, साबित किया ना। अलकतरा चोर कौन है, अलकतरा चोर कौन है, उस पर भी तो बात होगा। चारा चोर कौन है, सजा याफ्ता मुजरिम कौन है। अरे आप देखिए ना, सुनिए ना, नहीं आलोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आते थे तो 33 घोटाला का जिक्र करते थे कि सृजन घोटाला, एनआरएचएम घोटाला, दवा घोटाला, सीएजी घोटाला, कितने घोटालों को गिनवाने का काम करते थे। प्रमोद जी, आपने पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। नहीं हम पार्टी का छवि नहीं खराब कर रहे हैं। व्यक्तिगत आक्षेप लगेगा तो हम उत्तर देंगे। प्रत्युत्तर देने का मैं आपको समय दूंगा तो आप दीजिएगा, उस वक्त प्रत्युत्तर देने का समय आपको दूंगा, फिर उनको भी रोकूंगा। आप जरा सुनिए जी।
देखिए पूरा बिहार जानता है कि अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी का शिकार किन लोगों ने बनवाया। और उसके आप अलावा अपना भी जरा बताइएगा। मैं पूरा बता रहा हूँ, अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी का के कगार पर पूरे बिहार को ले जाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। और 20 वर्षों से पूरे ये लोग क्या बिहार कर रहे हैं? को तो अपने पूरे- देख रहे हैं, ये सुनिए ना 20 भाई। राज बना 20 दिया। वर्ष हो गया। अपराधियों नहीं, और सुनिए, आप गुंडों सुनिए, के मैं बीच आपको में नहीं वर्षों का ये बता नहीं, मैं देना। आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा सर, ऐसे नहीं कीजिए। अपराधियों और गुंडों मैं के बोलने बीच का में मौका दूंगा, तेजस्वी उत्तर देने यादव का की समय दूंगा। परवरिश हुई है, उस पर ये ज्ञान नहीं देंगे। बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, पैसा लेने का काम किया इन लोगों आपकी ने। सरकार ने कितनों को और पकड़ा? वैसे लोगों को आपकी सरकार ने पकड़ने कितनों को का पकड़ा? हमारी सरकार वैसे लोगों को पकड़ने का काम कर रही है और ये भ्रम तो फैलाने 20 का साल में काम तो करने वाले लोग हैं। तो आलोक 20 जी, साल में तो बालू पूरी- माफिया खत्म हो गया होंगे। आलोक जी, मुझे पूरी बात रखने का मौका नहीं दीजिएगा। नहीं आप दे भी रहा हूं। राजद के प्रवक्ता का साथ दीजिएगा मैं तो साथ नहीं दे रहा हूं, कैसे मैं आपसे चलेगा? सिर्फ सवाल पूछा हूं, उसको देखिए- ऐड कर दीजिएगा। देखिए सबसे बड़ी समस्या है ना कि जब अपनी बातें ये लोग रख लेते हैं, लेकिन सरकार जब अपना पक्ष रखती है तो उस चीजों को हल्ला करके चीजें जो हैं लोगों के बीच में सामने ना आ पाए, वो महत्वपूर्ण बात है। इस कारण से ये लोग भ्रम ठीक है, फैलाने का बताइए, काम करते हैं। बताइए। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, यही काम जो है लालू प्रसाद जी से तेजस्वी यादव को विरासत में मिली और ये लगातार समाज में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। अभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बात हो रहा था, उस पर मैंने कह दिया कि लालू जी भी मुख्यमंत्री थे, तो जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये दूसरों को देने की बात करते हैं तो पहले अपने बेटा को भी दे देते हैं। लेकिन इसके अलावा ये कुपोषण की बात करते हैं। मैं बता देता हूं, जब 80 करोड़ अनाज देने का काम हमारी सरकार लोगों को कर रही है ताकि 80 करोड़ लोगों के भोजन की जो समस्या है और वो कहीं ना कहीं वो दूर हो जाए और वो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में गुणात्मक वृद्धि हो और माताएं बहनें जो हैं उनका कहीं ना कहीं जो खून की कमी की ये बात कर रहे हैं वो पूरी हो जाए, उसके लिए लगातार जब हम काम कर रहे हैं तो इनको समस्या हो जाती है। एक तरफ ये चाहते हैं कि हम दे भी नहीं, दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि लोग जो हैं वो बाहर भी आ जाएं, तो कहीं ना कहीं ये लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इसके अब अलावा जरा अगर पहले ये विशेष पैकेज पर आइए, जब जी। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों मिला, उसमें भी जैसा ही मैं वही जल्दी बता आइए। रहा हूँ कि विशेष पैकेज के संदर्भ में मोतिहारी में आपने देखा कि किस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने के साथ साथ आपने देखा कि किस तरीके से चंपारण के लोगों को तो लोग लाभान्वित तो हुए ही हुए, पूरे देश से और दुनिया से लोग आकर के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो क्षेत्र जाना जाता है। कभी उत्तर बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो कमी लालू राज में हुआ करती थी उसको पूरा करने का हम काम कर रहे हैं। और दूसरे तरफ ये कहते हैं पलायन की बात, पलायन सबसे ज्यादा, पलायन सबसे ज्यादा, थोड़ा ले लीजिए। पलायन सबसे ज्यादा, शिक्षा क्या है पलायन उसको मैं बतला सबसे देता ज्यादा हूँ। लालू जी के राज में हुआ। आपने देखा कि किस तरीके वो से अपना सवर्णों का समर्पण नरसंहार हो जाता है लालू राज में, ओबीसी वर्ग से आने वाले लोगों का अपहरण हो जाता है लालू राज में, और उसके बाद एससी वर्ग से आने वाले लोगों पर एफआईआर हो जाता है लालू राज में। अभी और नहीं लालू हुआ है। जी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं है। SSC के केस आज नहीं होता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और आप पटना देखिए यूनिवर्सिटी मूलभूत बनाई सुविधा- है, पटना यूनिवर्सिटी पटना बनाई है। यूनिवर्सिटी में इस बार आप देखेंगे कि जो सुविधाएं हैं और उन सुविधाओं को और बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। बिहार में अन्य जगहों पे, अन्य स्थानों पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुल रही है तो उससे उनको दिक्कत है, लेकिन ये हमेशा बाकी जगह खुले राजनीति करेंगे। ये विशेष पैकेज दिया आप लोगों ने, मैं सिर्फ विशेष पैकेज दिया, बिल्कुल विशेष पैकेज देने का काम किया। 50,000 करोड़ रुपया वो तो 1.25 लाख करोड़ भी मिला था। बिहार की सरकार को केंद्र की सरकार ने दिया। मखाना किसान से जुड़े हुए जो लोग हैं, आज तक वर्षों से इन लोगों ने पूछा नहीं था। वैसे लोगों को आप देखेंगे कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से उनको संवर्धित करने का काम हमने किया। कला संस्कृति के क्षेत्र में महिलाएं किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, सरस मेला के माध्यम से महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। महिला मंडल हो गया, सही बात है, चलिए, लेकिन ये बोलेंगे नहीं उस पर। ठीक है, चलिए अपनी बात। नहीं, अभी ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं। बिहार में जब प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन की बात आती है तो 97% एडमिशन होता है, लेकिन माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक तक जाते जाते वो कहाँ बचता है, 40-41% पे आ जाता है। जब इंटर में आप जाते हैं तो 100 में मात्र 9 बच्चा बचता है। ये है बिहार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था। और इस बदहाली और 3 करोड़ लोग जो है ये सदन में जवाब आया है कि बिहार से 3 करोड़ लोग जो है पलायन करते हैं, तो इन्होंने पलायन को रोकने के लिए क्या व्यवस्था करने का काम किया है? लालू जी के काम हुआ, उस पर इस साल इंटर की परीक्षा की अगर हम बात करें तो लगभग 12-12.5 लाख लोगों ने इंटर की परीक्षाएं दी थी। बिहार में की बात है, बिहार बोर्ड की बात करें
तो बच्चे तो हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने बिहार तो बिहार बात की की। आप 12 साढ़े 12 लाख बच्चों की बात आप जो कह रहे हैं, अब बिहार की आबादी और उसके परिपेक्ष में, ये मेरा कोई डाटा नहीं है, ये जो मैं जो डाटा जो दे रहा हूँ ये नीति आयोग का डाटा है, क्या ये मेरा मध्य कोई प्रदेश से आकर नहीं बिहार बोर्ड में एग्जाम नहीं दिया? आप सुनिए ना मेरी बात। मध्य प्रदेश से आकर दिया? अरे मध्य प्रदेश से हिमाचल से तो आकर दिया? 14 करोड़ की आबादी अगर बिहार में है और आप डाटा जो है आप लाखों में दे रहे हैं। 12 लाख बच्चे हर साल? हर साल पिछले साल भी 12.5 लाख था। अरे भाई मेरे, तो 15 लाख मैट्रिक में था। आप एडमिशन जितना होता है, ये डाटा मेरा नहीं ना है। एडमिशन होता है 97% और वो घट करके जब उच्चतम और माध्यमिक तक जाते जाते जो है वो आ जाता है 41% और इंटर पर जो है वो 100 में 9 बच्चा बचता है। ये समझने की बात है ना, इनके गुणवत्ता का क्या स्थिति है विद्यालय में। सुन लीजिए, अभी उनको उतना समझ नहीं है तो थोड़ा सा सुन लीजिए बात को, किस प्रकार से जो है गुणवत्ता है ये विद्यालय में जो मौलिक सुविधा होना चाहिए वो भी नहीं है। तो हमारे नेता जो 17 माह के कार्यकाल में उन्होंने जो सरकारी नौकरी देने का काम किया, तो इसके पहले ये क्या करते थे? ये नियोजित शिक्षक बहाल किए थे, संविदा पे बहाल किए थे। हमारे नेता ने उस नियोजित शिक्षक को भी राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। 5 लाख से महिलाओं को शिक्षक बनाने उसके का बाद काम किया। महिलाएं जब साइकिल लेकर जाती हैं विद्यालयों में जो शिक्षकों की जो व्यवस्था है, विद्यालयों में जो शिक्षक की व्यवस्था है और देश स्तर का जो मानक है, उस मानक पर और जो 4.5 लाख रिक्त पद ये लोग रखे हुए थे, उसको भरने की प्रक्रिया में आपने देखा था ना कि मात्र 90 दिनों के भीतर 2,17,000 सरकारी शिक्षक को बहाल करने का काम किया गया था। ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का पहल था, ये हमारे नेता का पहल था। अरे 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी तो कह चुके थे, कहता है नौकरी देंगे, कहाँ से देंगे, पैसा कहाँ से लाएगा, बाप के घर से लाएगा। तो जब ये रिक्त पद रखे हुए थे तो क्यों नहीं 2022 तक उसको भरने का काम किया? तो हमारे नेता ने किया ना। आप चाहे शिक्षा की बात करिए, बहुत शुक्रिया, छाती फटती है। बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को छाती सब्सक्राइब कर फटती लें, है लालू जी की, भाई बताइए ना। लाइक करें। धन्यवाद।